बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। एक बहुत ही ज़रूरी पैगाम मैं अपनी यूथ को देना चाहता हूँ। स्पेसिफ़िकली ये वीडियो यूथ के लिए ही है, चूँकि मैं बात करने जा रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप पे, और ये एक ऐसा फ़ील्ड है कि जिस पे दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, दुनिया भर के जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इसको प्रमोट किया जा रहा है। और स्पेसिफ़िकली आजकल के दौर में तो धड़ाधड़ इसको प्रमोट किया जा रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू इस फील्ड को वायरल किया जा रहा है। लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, लोग इसके ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इसके ऊपर ब्लॉग्स लिख रहे हैं। और जो प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ हैं, यानी जो लोग गुजरे हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स थे या बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी स्टोरीज़ को उठाकर उनके ऊपर रिसर्च कर कर उनकी एक केस स्टडी बना के दुनिया को प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो कैसे बड़े बिजनेसमैन बने थे, कैसे बड़े एंटरप्रेन्योर बने थे। और आजकल की जो हमारी यूथ है, क्योंकि एक कौम को यूथ ही संभालती है। यूथ वही होती है जो कि सीखती है पहले, और फिर उसी सीखी हुई चीज़ के ऊपर वो अमल करते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जिसकी बदौलत वो अपनी कंट्री को चलाते हैं। यूथ ही होती है जो कि सीख कर आगे जाके कौम की जो भाग दौड़ होती है वो संभालती है, और ये बात हम सब जानते हैं। तो इसीलिए आजकल के दौर में एंटरप्रेन्योरशिप या बिज़नेस जो है, इसको बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट किया जा रहा है, और तमाम गवर्नमेंट्स इसको हाईलाइट कर रही है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह ये है कि देखें, इंसानों की एक ख्वाहिश होती है, हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब हो। वालिदैन की भी ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे कामयाब हो। बच्चों की अपनी ख्वाहिश होती है कि वो बड़े होकर कुछ करके दिखाएं, कामयाब हो जाएं अपनी ज़िंदगी में। और इसी में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसे कमाकर कामयाब होना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो आम शहरी क्यों ना है, चाहे वो लीडर्स क्यों ना है। जितने भी लोग हैं, उन सब की ये ख्वाहिश होती है कि वो पैसे कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो कमा सके, जनरेट कर सके, और एक पीसफुल और लग्जरियस लाइफ गुजार सकें इस दुनिया में। तो ये सब लोगों का ज़्यादातर मकसद होता है, जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, इल्म हासिल करते हैं, बिज़नेस की जो स्टडीज़ होती है या उसके जो कोर्सेज़ होते हैं, उन कोर्सेज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, डिग्रीज़ हासिल करते हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसके लिए लोग मेहनत करते हैं। और ख़ासकर अगर आप पाकिस्तान में देखें, हमारे मुल्क में देखें, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो आजकल इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें कि नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में आएँ, बिज़नेसेस में आएँ, वो अपने बिज़नेसेस जनरेट करें, अपने स्टार्टअप्स लें, और अपनी मेहनत की बलबूते पर, अपनी मेहनत की बदौलत वो कामयाब हो सके, और कोई ऐसा आइडिया क्रिएट कर सके कि जिससे उसको भी फ़ायदा हो पैसे कमाकर, और जिससे उसकी कौम को भी फ़ायदा हो। कौम को क्या फ़ायदा होता है? कौम की इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती है। कौम का जो पैसा होता है या जो भी करेंसी होती है उस मुल्क की, वो मजबूत होती है। और अगर एक आइडिया, ज़्यादातर गवर्नमेंट्स की प्लानिंग ये होती है कि वो नौजवानों को एक्सपोर्ट्स के ऊपर उनके काम करें। वो एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाईलाइट करते हैं इंपोर्ट के बजाय। क्योंकि इसमें फ़र्क ये है, अगर आप जो लोग इकोनॉमी को पढ़ते हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे कि जितना आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो उतनी आपकी जो पैसा है वो गिरता है, और जितनी आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं तो इतना आपके पैसे की वैल्यू होती है, आपकी करेंसी की वैल्यू होती है। तो ज़ाहिर बात है, जब एंटरप्रेन्योरशिप होगी, जब बिजनेसेस होंगी, तो जितनी भी MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उभरेंगी। यानी इंटरनेशनल मार्केट में एक कंट्री का कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, और फिर जितने ज़्यादा बिजनेसेस होंगे एक कंट्री के अंदर, जितने ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो वो ज़ाहिरी बात है जो प्रोडक्ट है उनका, वो उसको इंपोर्ट भी करेंगे, चाहे वो फिज़िकल प्रोडक्ट्स हो, या अगर हम बात करें सोशल मीडिया के, तो उसके थ्रू भी जो है रेवेन्यू जनरेट होकर कंट्री में आती है, जिससे अल्टीमेटली फॉरेन रिजर्व होता है और कंट्री को फ़ायदा होता है। तो इस चीज़ के लिए जितने भी कौम के प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं या जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं, वो ज़्यादा फोकस करती हैं इन चीज़ों के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस जनरेट करें, पैसा कमाएं, और वो बाहर की करेंसी जो है वो मुल्क में लाएं, ताकि मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा हो सके। तो इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप एक बिज़नेसमैन बन सकते हो, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, और किस तरीके से आप जो है अपने आप को भी फ़ायदा दो, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी फ़ायदा दो, और अपनी कौम को भी फ़ायदा दो, जिस तरीके से हर एक एंटरप्रेन्योर और हर एक बिज़नेसमैन करता आ रहा है। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या एक बिज़नेसमैन बनने के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि आपके पास एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। आई नो कि सब लोग इसके ऊपर बात करते हैं, बर्निंग डिज़ायर के ऊपर बात करते हैं कि बर्निंग डिज़ायर ये चीज़ है, वो चीज़ है, लेकिन मैं ये पॉइंट पेश करना चाहूँगा कि देखिए, हर एक इंसान, जिस तरह मैंने पहले बताया, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो पैसा कमाए। अब जो ख्वाहिश है, यानी विश और डिज़ायर के दरमियान में बहुत बड़ा फ़र्क है। और अगर डिज़ायर की बात की जाए तो फिर इसमें एक और लेवल होता है जिसको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के नाम से जाना जाता है। और अगर उसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की बात की जाए तो ये लेवल जो इंसान अचीव करता है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और कामयाब होता है।
तो विश और डिज़ाइन के दरमियान में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हम सब लोग ये सोचते हैं कि काश मैं ये बन जाऊँ, काश मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ, काश मैं आज एक इंजीनियर होता, या काश मैं आज एक बिजनेसमैन होता, या काश मैं बिल गेट्स की जगह होता। ये जो काश वर्ड है, इसको एज अ विश माना जाता है, यानी काश। चलो एग्जाम में एक ख्याल आता है कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन ये ख्याल काफ़ी नहीं होता एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या एक बिजनेसमैन बनने के लिए। अगर आपको कामयाब होना है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपने इस विश की फील्ड को डिलीट करके डिज़ायर की फील्ड में जाना है। और डिज़ायर की फील्ड ये होती है कि आप प्लानिंग करते हो। अब प्लानिंग से क्या मुराद है? कुछ लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं कि आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को एक कामयाब इंसान देखना चाहता हूँ, एक डॉक्टर देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक प्लान ही रह जाता है और वो उसके लिए स्ट्राइव यानी मेहनत नहीं कर पाता। और अगर मेहनत करता भी है तो चूँकि उसने आगे का ज़्यादा सोचा होता है, प्रेजेंट के बारे में वो इतनी फ़िक्र नहीं करता, तो इसी वजह से टाइम गुजर जाता है और वो अपने जो मकसद होता है या जो करना चाहता है वो अपनी ज़िंदगी में, उस तक वो नहीं पहुंच पाता। तो आपने क्या करनी है कि आपने बड़ी प्लानिंग्स भी करनी है, लेकिन बड़ी प्लानिंग्स के साथ साथ छोटी प्लानिंग्स भी करनी है। ये डिज़ायर के हद तक आता है। जब आप डिज़ायर करते हो तो फिर आप मेहनत करने लग जाते हो, फिर आपका ऑटोमेटिकली फोकस शुरू हो जाता है। जिस तरह मैंने पहले एक लफ्ज़ कहा, बर्निंग डिज़ायर, यानी आपके अंदर एक तड़प होती है वो काम करने के लिए। विश और डिज़ायर में ये फ़र्क है कि विश में आप सिर्फ चाहत करते हो कि ऐसा हो जाए, लेकिन डिज़ायर में आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हो, वो आपका मकसद होता है, जिसको अल्टीमेट टारगेट भी कहा जा सकता है। अच्छा, डिज़ायर के बाद, बर्निंग डिज़ायर के बाद या फिर तलब के बाद, जो कि आपका होता है आपके मकसद तक पहुंचने के लिए, उसके बाद दूसरी चीज़ जिस तरह मैंने बताया प्लानिंग, कि आप बड़ी प्लानिंग करो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, लेकिन उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग तक पहुंचने के लिए आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, जिसके ऊपर मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि आप 3 महीने का गोल बनाओ अपने लिए कि 3 महीने बाद मैं ये करना चाहता हूँ या ये मैं कर चुका हूँगा। फिर इस तरीके से आप छोटी छोटी प्लानिंग्स बनाते जाओ अपने लिए, छोटे छोटे टारगेट सेट करते जाओ। यही छोटे टारगेट सब जगह पहुँचोगे, यानी 3 महीनों में आप जो चीज़ चाहते हो वो आप अचीव कर लेते हो, तो ये इंसान को और भी मोटिवेट करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के। यानी आप 3 महीने का सोचते हो वो आप अचीव कर लेते हो, फिर आप 6 महीने का सोचते हो वो गोल भी आप अचीव कर लेते हो, फिर आप 9 महीने की टारगेट बनाते हो वो भी आप अचीव कर लेते हो। तो इसी अचीवमेंट से आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है और आप काम करने लग जाते हो, आप अपने मकसद तक पहुंच जाते हो। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि मैं समझता हूं, अगर आप हर एक बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन हैं इस दुनिया में हमारे सामने, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप उनकी लाइफ को उठा के उनकी लाइफ की स्टडी अगर आप करें, केस स्टडी करें, तो आपको वो पॉइंट नज़र आएगा। और वो पॉइंट है डिलीटिंग द वर्ड इम्पॉसिबल फ्रॉम देयर डिक्शनरी। क्योंकि देखें, जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, आप कामयाब होना चाहते हो, उसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, बर्निंग डिज़ायर है आपके अंदर, तो उसमें लाजमन बात यह है कि आपको फेलियर ज़रूर आपको जो है फेस करना पड़ेगा। आप स्मूथली जा रहे होगे, आपका काम अच्छा जा रहा होगा, आपकी प्लानिंग्स अच्छी जा रही होगी, आप एक कंपनी भी बना चुके होंगे, आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन चुके होंगे, लेकिन अचानक कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, लोग आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदना बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैं आपके नोकिया की एग्जांपल देता हूँ। एक वक्त था कि नोकिया की जो कंपनी थी उसके पीछे लोग पागल थे, जिस तरीके से आज लोग आईफोन और सैमसंग के पीछे पागल हैं। लोग नोकिया का मोबाइल लेके लोग जो हैं एक दूसरे को दिखाते थे, अपने रिश्तेदारों को दिखाते थे कि मेरे पास नोकिया का फ़ोन है। और नोकिया की जो कंपनी थी उसकी बड़ी वाह थी, और उसका जो सीईओ था उसकी बड़ी जो है वो गाड़ियों में घूमता था, बड़े बड़े बंगलो थे उसके, बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही थी नोकिया कंपनी उस वक्त में। लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि नोकिया ने जो इनोवेशन थी, नोकिया कंपनी ने उसको रोक दिया, जिसकी वजह से वो अपडेट नहीं होता गया, साथ साथ जो ज़माना था उसके साथ साथ अपडेट नहीं होता गया। फिर एंड्रॉयड आ गया, iOS आ गया, वो उससे आगे नहीं चल चुके थे, लेकिन नोकिया उसी जगह पे ठहरा हुआ था, जिसकी वजह से नोकिया फ्लॉप हो गया। वो कंपनी ऐसी हो गई कि वो बंद हो गई बिल्कुल ही, वो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाने ही उन्होंने बंद कर दिया। अभी दोबारा से नोकिया स्टार्ट ले रहा है। जितनी भी दुनिया में आजकल बड़े जो कॉम्पिटिटर्स नज़र आते हैं आपको, तो उसके साथ वो कम्पीट करना दोबारा शुरू कर रहा है नोकिया। तो नोकिया की मैंने आपको एग्जांपल दी कि किस तरीके से उसने जब ट्रेंड के साथ चलना छोड़ दिया तो वो फ्लॉप हो गई वो कंपनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मेहनत करना छोड़ दिया, उन्होंने फेलियर एक्सेप्ट कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा गलत पॉइंट है। तो फेलियर आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी जो कंपनी है वो फ्लॉप हो सकती है, बिज़नेस आपका पूरा का पूरा बंद हो सकता है, लेकिन आपने हार नहीं माननी, आपने दोबारा उस बिज़नेस को उठाने की कोशिश करनी है और अपने मकसद तक ज़रूर आपने पहुंचना है।
तो ये जो फेलियर है, जो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग नुकसान पा लेते हैं। वो ना कभी बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, ना बिजनेसमैन बन पाते हैं, वो कुछ भी नहीं बन पाते, बल्कि खामोश रह जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो फेलियर को आपने क्या करना है, फेलियर को आपने एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि जब आप फेलियर को कॉम्पीट करते हो तो आपने, जो कि मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने ये बात की थी कि आपने फेलियर को एज अ लर्निंग आपने लेना है। फेलियर आएगा आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में फेलियर आएगा, लेकिन उससे सीख कर आपने आगे जाके डबल मेहनत करनी होगी। यहाँ पे मैं आपको थॉमस एडिसन की भी एग्जांपल देता हूँ। थॉमस एडिसन वो शख्स के जिसने बल्ब ईजाद किया, अगर उसकी ज़िंदगी की बात की जाए तो वो 10,000 से ज़्यादा मरतबा बल्ब बनाने में नाकाम हो चुका है। 10,000 से ज़्यादा मरतबा। अब 10,000 बोलने में तो आसान है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हो तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है पूरी की पूरी इसमें। तो अगर उसकी ज़िंदगी की बात की जाए तो 10,000 मरतबा वो फेल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि हर एक मरतबा वो बेहतरी की तरफ चलता गया और बेहतर काम करने की कोशिश करता गया, और वो डबल मेहनत करता गया। मतलब आज वो बल्ब बना रहे हैं, उसमें कोई चीज़ ख़राब हुई, ठीक है, या बल्ब नहीं बन पाया, या उसका जो वो लाइट होता है जहाँ पे करंट मिलता है वो टूट जाता है, जो भी होता है वो उसको दोबारा रिपेयर करने की कोशिश करता है, अपनी मिस्टेक्स को वो रिपेयर करने की कोशिश करता है, जो कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों में नहीं है। अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो हम उसको रिपेयर नहीं करते, बल्कि हम उसको वहीं पे वही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम नाकाम हो जाते हैं। तो वो 10,000 मरतबा दोबारा फेल होता गया, लेकिन फिर वो ट्राई करता गया, फिर फेल हुआ, फिर ट्राई करता गया, फिर फेल हुआ, फिर ट्राई करता गया, और इसी तरह करके उसने बल्ब ईजाद कर दिया। और उस दौर में जब उसने ये काम अचीव किया तो दुनिया भर के जर्नलिस्ट, दुनिया भर के कॉलम्स उसके ऊपर छपने लगे, लोग उसकी ज़िंदगी पे जो उस दौर में जो है ब्लॉग्स लिखने लगे, उसके ऊपर रिसर्च करने लगे। जो जितने भी इंटरव्यूवर्स थे, जर्नलिस्ट थे, वो उस पर उसकी जो है केस स्टडी करके वो उससे जो है जितनी भी पॉइंट्स थे या जितनी भी चीज़ें थी वो अचीव करके वो उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखते थे, ताकि इसकी ज़िंदगी से दूसरे लोगों को फ़ायदा हो और दूसरे लोग इसकी ज़िंदगी से सीखकर अच्छे बिजनेसमैन बन सकें। तो ये तीसरा पॉइंट था कि आपने फेलियर पे कभी फोकस नहीं करना, जो इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको आपने दूर रखना है, और इम्पॉसिबिलिटीज़ को एज पॉसिबिलिटीज़ आपने समझना होगा। और यही एक पॉइंट है, यही मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि आपको एक एंटरप्रेन्योर या एक बड़े बिजनेसमैन की तरफ ले जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक और ज़रूरी पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कि आप अपने पूरे माइंड के साथ आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, क्योंकि फोकस जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अपने काम के ऊपर फोकस नहीं है, अब फोकस में क्या होता है, फोकस में जो है आपके इंटरेस्ट भी शामिल होता है, जिस तरह मैंने पहले डिज़ायर की बात की थी, वो चीज़ भी फोकस में शामिल होती है। फोकस के अंदर प्लानिंग भी शामिल होती है, फोकस के अंदर स्ट्राइव करना या हार्डवर्क करना भी शामिल है। फोकस के अंदर आपका माइंड आपको सजेशंस देता है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हो, और ये जो सजेशंस का पीरियड आता है, यहाँ पे आइडियाज़ क्रिएशन भी शुरू हो जाती है। तो अगर आप पहले से ही अपने इस मकसद के ऊपर कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है, तो अगर आप पहले से ही इसके ऊपर फोकस करना शुरू करो तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे। अगर हम बात करें जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो गया, या चाहे वो अमेज़ॉन का ओनर जेफ बेजोस हो गया, या चाहे वो मार्क ज़करबर्ग हो गया जिसने फेसबुक ईजाद किया, तो सोशल मीडिया की बुनियाद रखी, अगर उनकी लाइफ को देखा जाए तो उनका अल्टीमेट जो चीज़ था कामयाबी की तरफ, वो था उनकी जो मकसद है उसकी तरफ फोकस आपका होगा तो आप हर एक चीज़ को ईजिली कर पाओगे। अच्छा, फोकस के अंदर एक और पॉइंट भी आता है विच इज़ फेथ। अब फेथ क्या होता है? फेथ होता है पूरा यकीन। आपको यकीन होता है अपने आप के ऊपर, आपको यकीन होता है कि मैं अपने मकसद तक ज़रूर पहुंच के रहूँगा। कुछ लोग होते हैं जो कि शक में रहते हैं कि शायद मैं पहुंच जाऊं, शायद मैं नाकाम हो जाऊं, शायद मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरा बिज़नेस फ्लॉप हो जाए, मेरे प्रोडक्ट्स लोग ख़रीदना बंद कर दें, जिसकी वजह से मेरी कंपनी ख़त्म हो सकती है, गिर के तबाह बर्बाद हो सकती है। तो ये जो शक होता है, ये शक इंसान को डैमेज करता है, ख़राब करता है, और इसी शक की वजह से और ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंसान का दिल टूट जाता है अपने काम से। और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि जहाँ पर शक पैदा हो जाए उस चीज़ को आपने छोड़ देना है। तो जब भी आप शक पैदा हो जाए, जब आप अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हो, एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, आप ये सोचते हो कि यार मेरा बिज़नेस नाकाम भी हो सकता है, तो देखिए एंटरप्रेन्योर उसी शख्स का नाम है जो कि रिस्क बेयरर होता है, जो कि रिस्क उठाने वाला होता है, रिस्क टेकर होता है। वो रिस्क उठाता है, वो इन्वेस्ट भी करता है, रिस्क भी उठाता है, सब कुछ एंटरप्रेन्योर ही करता है। उसको पता है कि अगर वो नाकाम भी हो जाएगा तो उस नाकामी से वो कोई ऐसी चीज़ सीख लेगा कि जिसके ऊपर काम करके, जिसके ऊपर अपना वक़्त और माल लगा के वो कुछ बड़ा कर सकता है। तो आपने क्या करना है? उस शक को दूर करके यकीन पैदा करना है। अब यहाँ पे मैं आपको द ग्रेट मोहम्मद अली की एग्जांपल देता हूँ, जो कि एक बहुत बड़े बॉक्सर रहे थे।
उसकी ज़िंदगी को उठाकर अगर आप देख लें तो उससे जब भी इंटरव्यू किया जाता था या पूछा जाता था कि ये सब कैसे कर लेते हो आप, तो वो हमेशा ही की बात करता था कि मुझे अपने आप के ऊपर यकीन है, आई एम द ग्रेट मोहम्मद अली, आई एम द ग्रेट मोहम्मद अली, आई एम द ग्रेट मोहम्मद अली। वो हर जगह पे ये बात कहता था और इसी बात की वजह से उसका यकीन था अपने आप के ऊपर कि मैं एक बहुत बड़ा बॉक्सर बन के दिखाऊंगा, और वो एक बहुत बड़ा बॉक्सर बन गया। और अगर इसी तरीके से बाकी की एग्जांपल्स मैं आपको देना शुरू कर दूं तो लाखों ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जिनकी ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ बड़ा काम करना है, शक और शुबा को दूर रखें और यकीन अपना के। अगर आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और देता हूँ, एंड्रयू नाम था उसका, जो कि अमेरिका की तकरीबन 33% जितनी भी स्टील मिल्स थी उस सब का ओनर था, तकरीबन आज से 100 साल पहले। अगर उसकी ज़िंदगी की बात की जाए तो उसने जो टोटल नेटवर्थ कमाया अपनी पूरी ज़िंदगी में, और उसको अगर आज के करेंसी के हिसाब से लगाया जाए तो $370 बिलियन वो उस दौर में कमा चुका था, आज की करेंसी के हिसाब से देखा जाए। और आजकल में जितने भी लोग अलाइव है, बिजनेसमैन अलाइव है, उसमें सबसे रिचेस्ट शख्स जो है वो जेफ बेजोस है। और अगर उसकी नेटवर्थ हम चेक करें तो $182 बिलियन है, जो कि उसके सामने इतना कुछ नहीं है। उसकी ज़िंदगी अगर आप उठा के देख लें, सो ही वॉज अ लेबर, वो एक लेबर था, वो एक दिहाड़ीदार मजदूर था जो कि उस कंपनी के अंदर काम करता था, जिस स्टील मिल को वो उसने बाद में जिसका CEO बना। उसकी ज़िंदगी देखें तो ये मैं एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। जिस तरह मैंने पहले बताया वो एक लेबर था, मजदूर था एक कंपनी के अंदर, स्टील मिल की कंपनी के अंदर। फिर उसने अपने काम में इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, ये मैं बेस्ट परफॉर्मेंस का जो पॉइंट है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। उसने अपने काम में इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी कि वो लेबर से सुपरवाइज़र बन गया उस जगह का, जिस कंपनी में वो काम करता था। अच्छा, सुपरवाइज़र बन के उसने इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी कि वो मैनेजर बन गया उस पूरी की पूरी कंपनी का। और उस मैनेजर की फील्ड में रह के उसने इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी कि वो उस कंपनी का CEO बन गया, और अमेरिका में 33% की स्टील मिल्स की जितनी भी कंपनी थी उन सब का ओनर बन गया ये, और $370 बिलियन वो अपनी ज़िंदगी में कमा चुका है। और आखिर में जब वो मरने लगा तो उसने अपनी सारी की सारी जायदाद जो है हुकूमत को दे दी, गवर्नमेंट को, कि आप आवाम के ऊपर स्पेंड करो, और चैरिटी में दे दी। अब ये जो काम है कि उसने ज़िंदगी में पैसा तो कमाया, अपनी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन फिर अपने उसी पैसे को कमा के, क्योंकि वो अपनी औकात नहीं भूल गया था कि मैं भी एक लेबर था, एक वक्त में गरीब था, तो उसने अपनी उसी जायदाद और पैसों को उठाकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से जिसने वो कमाए थे वो उसने अब अगेन लोगों में इन्वेस्ट कर दिया, ताकि जितने गरीब लोग हैं वो भी स्टार्टअप्स ले सके, वो भी जो है एंटरप्रेन्योर्स बन सके और बिजनेसमैन बन सकें। तो ये लास्ट पॉइंट था मेरा, जो कि था बेस्ट परफॉर्मेंस, कि आपने जहाँ पर भी हो, चाहे आप एक कंपनी में एम्प्लॉय क्यों ना हो, चाहे आप लेबर क्यों ना हो, आप बेशक CEO ना हो, ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप CEO हो तब आप जाके बिजनेस कर पाओगे, एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। आप लेबर रह के या एक एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई रह के जो है आप पैसे कमा सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, अपने आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो। लास्ट में एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, अगर वो एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ जाएँ, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो वो बेशक बने। हमारा दिन हमें इजाज़त देता है, अल्लाह ताला हमें इजाज़त देता है नौकरी करने का, कारोबार करने का। तो हमें चाहिए कि हम इस फील्ड में जाएं, अपनी कंट्री को फ़ायदा दें। और दूसरी बात, इसमें हम अपने दीन को शामिल करें कि हम बिज़नेस करेंगे, हम पैसे तो कमाएंगे, लेकिन हम उस तरीके से कमाएंगे जो तरीका हमारा दीन हमें सिखाता है। वो तरीका क्या है कि अपने हराम पैसे नहीं कमाने, अपने लोगों के साथ जुल्म नहीं करना, अपने ज़्यादती करके पैसे नहीं कमाने, अपनी चोरी करके, करप्शन करके पैसे नहीं कमाने, बल्कि आपने हक और हलाल का रिज़्क कमाना है। अब हक और हलाल का रिज़्क क्या होता है? जो कि सच्चाई से कमाया जाता है, जो कि झूठ ना बोलकर कमाया जाता है, जो कि धोखा ना देकर कमाया जाता है, जो कि करप्शन ना करके कमाया जाता है। तो अगर हम अपने दीन को सामने रख के हम बिज़नेस करना शुरू करें तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ही कामयाबी देने वाला है, अल्लाह ताला ही रिज़्क देने वाला है। तो अगर हम अल्लाह के हुक्म को यहाँ पे माने, तो जिस तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मजीद में कि तुम मेरी शर्त को पूरा करो, मैं तुम्हारी शर्त को पूरा करूँगा, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। तो अगर हम अल्लाह की ख्वाहिश यहाँ पर पूरी करें तो अल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, और जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारा मकसद है, अल्लाह ताला हमें अपने मकसद में कामयाब कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिज़नेस करो, बेशक करो। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप बेशक एंटरप्रेन्योर बनो। आप इंटरनेट के थ्रू पैसे कमाना चाहते हो, जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट्स ने DG स्किल्स और बाकी ज़रिए से जो इनिशिएटिव शुरू किए हैं ताकि नौजवान अपने पैरों पे खड़े हो सके, स्टेबल हो सकें, तो आप बेशक पैसे कमाओ, आप बेशक एंटरप्रेन्योर बनो, आप बेशक बिजनेसमैन बनो। लेकिन
लेकिन आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं बिजनेसमैन बन के अपनी ख्वाहिश को भी पूरा करूंगा, लेकिन साथ साथ लोगों की मदद भी करूंगा, लोगों की खिदमत भी करूंगा। यहाँ पे मैं एंड में ये बात कहना चाहूँगा कि जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आज इस दुनिया में आजकल देखते हैं आप, चाहे वो बिल गेट्स हैं जिसने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया, चाहे वो जेफ बेजोस है जिसने अमेज़ॉन को बनाया, चाहे वो जो मार्क ज़करबर्ग है जिसने फेसबुक को बनाया, उनका मकसद था लोगों की खिदमत करना, लोगों के लिए काम आसान करना, लोगों की ज़िंदगी को आसान करना, जो कि अल्टीमेटली एक अच्छा काम है कि आप लोगों की मदद कर रहे हो। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया ताकि लोगों के काम आसान हो सकें, ठीक है। एंड्रॉयड बना था ताकि लोगों के आसान काम हो सकें। जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन बनाया ताकि लोगों के काम आसान हो, घर बैठकर ही लोग आराम से जो है वो जो भी चाहते हैं वो ऑर्डर कर सकें, लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। मार्क ज़करबर्ग ने सोशल मीडिया बनाया, उसकी वजह यही है कि वो लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना चाहता था कि आप अपने रिश्तेदारों से रब्ता करते हैं, दोस्तों से रब्ता करते हैं जो कि दूर दराज इलाकों में रहते हैं और उनसे बात करना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए, तो आप उन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हो 1 सेकंड के अंदर अंदर। ये मार्क ज़करबर्ग का कमाल था और ये एक अच्छा काम है कि आप लोगों की ज़िंदगी को आसान कर रहे हो। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो करो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो बनो, लेकिन मकसद अपना पैसे ना रखो, बल्कि मकसद ये रखो कि मैं अपने इस काम से लोगों की खिदमत करूं, अपने इस काम से लोगों की मदद करूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ सीखने को आपको मिला होगा। इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।